एक बहुत अजीब चीज़ मैंने ओवर इंटरनेट फॉलो की। इवन खुद के जूनियर्स तो थे ही, मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे लगा कि इस बारे में जल्दी से जल्दी बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इतनी ज़्यादा यूट्यूब फैसिलिटी नहीं है, विच एक्चुअली डिप्रेस्ड मी अ लॉट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई मजाक की सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि उसके ऊपर डिटेल में वीडियो रहना चाहिए। कुछ लोग तो सिलेबस लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि मैंने वो चीज़ देखी। एंड मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों के सिलेबस के लिए मैंने एक फॉर्मेट किया कि मैंने तुम लोगों का जो सिलेबस है वो मेरी टेलीग्राम पे अटैच किया। टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे अटैच किया। टेलीग्राम का नाम अगर भूल चुके हो तो फिर से तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए लिख के दे रही है। और भाई डिस्क्रिप्शन में जाया करो यार, वहाँ से मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ श्रीशिता चक्रवर्ती और मैं तुम लोगों को नीट यूजी के लिए पार्ट टाइम पढ़ाती हूँ। सो आज हम लोग नीट यूजी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, पर हम लोग ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं आज जो हमारे लाइफ में ना बहुत यूज़फुल होकर रहने वाला है, ठीक है। और ये यूज़फुलनेस हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये यूज़फुलनेस हम लोग याद रखेंगे। ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिलेबस जो है, जो हमारा सिलेबस है वो अटैच्ड है, ठीक है। कहाँ पे? मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने वहाँ पे सिलेबस जो है मैंने वो दे रखा है, ठीक है। और अगर वहाँ से ना मिले बाई चांस तो ये रहा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाना, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों का एक ही वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कवर करने वाली हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई करने के लिए दिस वॉज वेरी 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 अनप्लान्ड, यू नो, इट वॉज वेरी अनप्लान्ड। पर मुझे लगा कि इस पर वीडियो इसीलिए बनाना चाहिए क्योंकि मैं खुद IT स्टूडेंट हूँ। तो मुझे लगा कि IT स्टूडेंट्स को इतनी फैसिलिटी तो मिलना चाहिए कि उनके सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो बननी चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लाइक यू नो एवरीथिंग बट यू आर नॉट फीलिंग टू स्टडी। तो एट दैट मोमेंट ये वीडियो तुमको हेल्प कर सकता है। दिस वीडियो कैन हेल्प यू अ लॉट। तो इसके ऊपर शायद ही मैं पहले पार्ट के लिए 2 वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में मेनली बात करेंगे। एक टॉपिक है मेरा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मेरा दूसरा जो टॉपिक होने वाला है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे ICT स्किल्स के बारे में। पहले 3 में हम लोग किन किन के बारे में बात करेंगे मैं फिर से बता देती हूँ मैं। एक है तुम लोग का सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है तुम लोगों का, अभी क्या बोला, ICT स्किल्स दूसरा टॉपिक है। और जो तीसरा, अरे यार इसी चीज़ का ना मेरे को डर लगता है। गुड नोट्स इज़ अ वेरी गुड ऐप बट पेन कभी कभी काम नहीं करता है सही से। ICT स्किल है, सेल्फ मैनेजमेंट है और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट से, ठीक है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना है, तुम्हें जान के रखना है, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलो क्या करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या जानते हैं? क्या कोई मुझे ये बता पाएगा कि हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या जानते हैं? वेल, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब? कि हमें कंसर्न रहना है। अभी तो मैक्सिमम तो 90% बच्चे मेरे को आके बोलेंगे मैडम हम लोग को कंसर्न रहना है, इसी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ना ना ना, मैं लिखती हूँ सेल्फ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है मैं लिखती हूँ। ओहो, पेन ज़्यादा मोटा हो गया है, ओहो थोड़ा पतला कर देती हूँ। ज़्यादा पतला हो गया क्या? हाँ, आई हेट गुड नोट्स। लाइक अच्छा है ऐप बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कभी कभी। इसे सेल्फ कंट्रोल का नाम दिया जाता है। सेल्फ कंट्रोल, ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, इसका और एक नाम है सेल्फ कंट्रोल, विच कंटेन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल, विच कंटेन्स द एबिलिटी टू कंट्रोल। ये क्या करता है? ये हमें कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। क्या क्या कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है? बिहेवियर कंट्रोल करने देता है। दूसरा सिचुएशन कंट्रोल करने की क्षमता देता है। ये हमें क्या सिचुएशन कंट्रोल करने की क्षमता देता है? और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इमोशंस। ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बहुत हेल्प करता है अपने इमोशन को कंट्रोल करने में, काबू में रखने में, हमें सही रास्ता देने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो लाइफ में चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में एक सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करती है। क्या बिल्ड करती है? सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करती है, ठीक है। ये सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो सेल्फ मैनेजमेंट के फैक्टर्स को क्या क्या है, अब इसका फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं। डोंट वरी, ये सारे नोट्स तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके साथ IT पढ़ रहे हो, वो मेरे टेलीग्राम में जाओ, वहाँ से मिल जाएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम्हें मैं बार बार कैसे बताऊँ, लाइक तुम्हें पता है ना टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जाके ले लो और क्या, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं। एक है पॉजिटिव एटीट्यूड,
एक है पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, चाहे तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नो मैटर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी, श्योरली बताऊंगी, क्योंकि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स के बारे में लिख लिया है। एक है मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड वन इज रिजल्ट ओरिएंटेशन, थर्ड वन इज सेल्फ अवेयरनेस। और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। पर हाँ, सेल्फ मैनेजमेंट के खुद के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तो पहले उन फैक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स में हम लोग पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं। मोटिवेशन, हमारा नंबर 1 जो फैक्टर है वो है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन चीज़ क्या होती है? अब कोई मुझे बोलेगा मोटिवेशन चीज़ हमारे वर्ड मोटिव से आती है ना, दिस इज़ नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? प्लीज़ कोई मत बोलना कि संदीप महेश्वरी जो बोलते हैं वही मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन वो नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है? द डायरेक्टिंग बिहेवियर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मोटिव, ठीक है, इज द रीज़न ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत पड़ती है, हम सब जानते हैं। किसी रीज़न बिना तो मोटिवेशन नहीं होता है ना बच्चा, है ना। तो मोटिवेशन इज एक्चुअली द डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स द सेंटर मोटिव। मोटिव का मतलब है कोई काम, अ वर्ब, उसका मतलब होता है मोटिव, ठीक है। और हम लोगों का मोटिवेशन का मतलब क्या है? द डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स द सेंट्रल मोटिव। हमारे मूल क्रिया के ऊपर कोई डायरेक्टिंग बिहेवियर को शो करना मोटिवेशन होता है। क्या बात है मैम, क्या भारी भारी शब्द बोले आपने। हाँ, इतने भारी भारी शब्द होते हैं, इसीलिए इसको मोटिवेशन कहा जाता है। क्या है? द डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स द सेंट्रल मोटिव, इसको हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। ओके, मोटिवेशन कहते हैं हम लोग इसको। तो मोटिवेशन क्या होता है ना, पता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है इंसेंट्रिक मोटिवेशन, एक होता है इंसेंट्रिक मोटिवेशन। तो पहले इंसेंट्रिक मोटिवेशन के बारे में जानते हैं। इंसेंट्रिक मोटिवेशन का मतलब है विच डज नॉट कंटेन एनी रिवॉर्ड्स बट डिराइव्स द एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन बिटवीन देम। इस क्रिया में कोई भी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलता है। देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर दिस। इस क्रिया में हमें किसी भी टाइप का अवार्ड नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। पर हम लोग फिर भी काम को करते हैं। स्टिल वी डू द वर्क फॉर इंटरनल हैप्पीनेस, ठीक है। हम लोग इंटरनल हैप्पीनेस के लिए वो काम फिर भी करते हैं, ठीक है। हम लोग इंटरनल हैप्पीनेस के लिए वो काम फिर भी करते हैं। इट एक्चुअली मोटिवेट्स द पीपल इंटरनली विच ब्रिंग्स द प्लेजर ऑफ वर्किंग, यू नो। इट ऑल्सो यूज टू कंप्लीट वंस रिक्वायरमेंट एंड बेसिक नीड्स। किसी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, है ना, रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड। तो इसको हम लोग और एक नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल मोटिवेशन। ओके, ये क्या कहता है? देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर द एक्टिविटी, स्टिल वी डू द वर्क फॉर द इंटरनल हैप्पीनेस, रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड बाय द प्रोसेस। ओके, तो ये जो काम हम लोग करते हैं, ये हम लोग किसी भी रिवॉर्ड्स के लिए नहीं करते हैं, अपने दिल से करते हैं। इसको हम लोग इंसेंट्रिक मोटिवेशन करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दूँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मम्मी जब उठ के हमारे लिए रोज़ खाना बनाती है, तो वो खाना जो वो हमारे लिए बनाती है, वो खाना वो तुमसे या पापा से रिवॉर्ड लेने के लिए नहीं बनाती है, भैया से भी रिवॉर्ड लेने के लिए नहीं बनाती है। वो बनाती है क्योंकि उनको बनाना अच्छा लगता है, उनको अपने बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शी लव्स टू डू दैट थिंग, इसीलिए वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है। दिस इज़ द बिगेस्ट लॉजिक, है ना, इसीलिए वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह का इंसेंट्रिक मोटिवेशन हो गया। तो मदर वाला एग्जांपल कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। मदर इज़ द बिगेस्ट इंसेंट्रिक मोटिवेशन, ठीक है। ओके मैम, समझ गए हम लोग। अच्छा, फिर यहाँ दूसरे वाले में आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका मतलब शायद तुम लोग गेस कर पा रहे हो। अरे यार, क्या कर रहा है तुम? शायद तुम लोग गेस कर पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है। मैं बताऊँ या तुम बताओगे? कमेंट बॉक्स में तुम लोग फिल करते रहो, तब तक हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक ही मतलब है कि इट कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अवार्ड। क्या? इट कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अवार्ड। किसी भी टाइप के अवार्ड को कंसिस्ट करता है। ओके, समटाइम्स टू क्रिएट अ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन अंदर से नहीं आती है, इसको क्रिएट करने के लिए कभी कभी क्या किया जाता है? एक एक्सटर्नल अवार्ड रखा जाता है, ठीक है। अब मैं बताऊँ, इसका अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। चलो, नीट एग्जाम है तुम लोग का, नीट एग्जाम तुम लोग का बहुत पास आ रहा है, और तुम्हारे जो पप्पा जी है ना, पप्पा जी ने बोला कि बेटा मैं आईफोन दूंगा तेको,
मैं तेरे को आईफोन दूंगा। ओह माय गॉड, दिस गुड नोट्स ऐप। ये जो लाइन बताई है ना मैंने, इस लाइन का एक्चुअल मतलब देखो क्या है। तुम्हारा नीट एग्जाम आ रहा है, तुम्हारे पापा ने तुमको बोला बेटा मैं तेरे को आईफोन दूंगा। क्या दूंगा? आईफोन दूंगा। ठीक है, तू अच्छे से पढ़ाई कर, तेरा नीट निकल जाएगा, मैं तेरे को आईफोन दूंगा। अब तुम सोचे अरे वाह, जो लोगों को मिल नहीं रहा है वो मुझे एक छोटी सी चीज़ की वजह से मिल जाएगा, तो मैं क्यों ना करूँ। तुम दिन रात मेहनत करते हो, 600 के ऊपर मार्क्स लाए और तुमको मिल गया चांस जीएमसी में। जीएमसी का मतलब क्या है? जीएमसी का मतलब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, वही तो हम लोग का एम्बिशन है। तो सोचो ये क्या हो गया, ये एक टाइप का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इतना ज़्यादा नीट के लिए? नीट में हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा 60% बच्चे बोलेंगे 600 के ऊपर मार्क्स लाने के लिए, 600+ मार्क्स लाने के लिए हम लोग नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमें जीएमसी मिल जाए। जीएमसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है जीएमसी का मतलब। तो हम लोग समझ गए ना, हम लोग को पता चल गया कि क्यों पढ़ना है नीट के लिए। इतना दिन मैं बोलती थी ना नीट के लिए पढ़ाई करना है, तो ये जानना है नीट के लिए क्यों पढ़ाई करना है। आज आधा बच्चा जान गया, अरे मैम ने बोल दिया ना नीट के बाद आईफोन मिलेगा, इसके लिए पढ़ाई करेंगे हम लोग नीट के लिए, है ना। तो बहुत मजाक हो गया, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन, ठीक है, ये मोटिवेशन था। अब और एक चीज़ जान लेते हैं थोड़ा सा, मैं नीचे लिख देती हूँ, आई होप तुम लोग को विजिबल हो जाएगा। विजिबल तो हो जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन का एक बहुत डीप मीनिंग है। इसके लिए ना बोर्ड पे कम देखना और मेरी बातें ज़्यादा सुनना, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेशन का एक्चुअल मतलब जो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट टू ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लिख रही हूँ, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। अब मेरी बातें बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग कोई एड़ा गैड़ा वर्ड नहीं है, ठीक है। ये कोई एड़ा गैड़ा वर्ड नहीं होता है। इसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी होती है, तरह तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तरह तरह के। तो ये जो हमारे मोटिवेशन के अंदर ही रिजल्ट ओरिएंटेशन काइंड ऑफ आता है, पर मैं पूरी इसको नहीं बोलूँगी कि ये रिजल्ट ओरिएंटेशन मोटिवेशन के अंदर आ रहा है। पर जब भी तुम रिजल्ट ओरिएंटेशन वाले बन जाओगे ना, तब तुम्हें किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तू ऐसे करेगा तो वैसे होगा, ऐसे कर तो वैसे होगा। मतलब मेनली अगर तुम रिजल्ट ओरिएंटेड बन गए तो तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत कम पड़ेगी। पता है क्यों कम पड़ेगी? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मुझे क्या करने से क्या मिलने वाला है। तो द मेन थिंग इज यू विल बी वेरी सेल्फ अवेयर्ड दैट मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा टाइम कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल रिजल्ट है। मतलब काम ऐसा करो कि रिजल्ट बहुत बड़ा आए। इसी को हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। इसके लिए ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तुम्हारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने हाल ही में 2 फैक्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। चलो 3 नंबर फैक्टर पर चलते हैं। यार 3 नंबर जो फैक्टर है, ये तो मैं बोलूँगी कि मेरा अगर नीट यूजी स्टूडेंट्स में किसी के पास आईटी है तो तू तो पहले कान खोल के सुन ले, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। मैम मेरे 450 आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, तुम फिर से मॉक देते रहो, मॉक देते रहो, सारी रिजल्ट्स अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ उनको नहीं बोल रही हूँ, जेई में भी अगर किसी को मॉक में कम मार रहा है तो बस देते रहो, ठीक है। देते रहो। एक दिन 600 नहीं आएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम रोज़ एग्जाम दे रहे हो, तुम रोज़ अपनी गलतियों को मार्क कर रहे हो, तुम रोज़ अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, एक दिन 600 नहीं आएगा, ये पॉसिबल है क्या? ये ऑब्वियसली पॉसिबल है कि तुम एक दिन 600 ला दोगे। हाँ, तुम 450 से 600 लाओगे। अगर इसके लिए एक अच्छा वीडियो चाहिए तो एटलीस्ट मेरे को 100 लाइक्स तो चाहिए। 100 लाइक्स का एम करते हैं, 100 लाइक्स तो कर दे भाई, तब मैं ये वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाती हूँ, जितने सारों को भी पढ़ाती हूँ ना, मैं उनको अपना मान के पढ़ाती हूँ, नो मैटर वो 30 सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाए। तो फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा ये नेटवर्किंग बढ़े, मुझे और लोग जाने, मैं उन तक मेरी मैसेज पहुँचा पाऊँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। चलो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन हैप्पियर एंड हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप। इट कैन ऑल्सो हेल्प द पीपल टू हैव अ इंस्टेंट डिसीजन। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज़ें करता है। एक तो तुम्हारी लाइफ बेटर बनाता है, मेक्स द लाइफ बेटर, ये लाइफ को बेटर बनाता है, ठीक है। दूसरा है इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। ये इसमें भी हेल्प करता है कि तुम्हें इंस्टेंट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव, अरे यार तुम क्यों स्क्रॉल हो जा रहे हो, अ पॉजिटिव एस्पेक्ट in life. Students, please don't mind if you are getting any type of glitch while I am writing it in the board, because this board is my good notes. Okay, तुम लोगों को पता है good notes क्या होता है? ये iPad में होता है। तो मैं एक्चुअली मेरे टैबलेट में मुझे good notes मिल गया था लकीली, I don't know how। तो I am using good notes क्योंकि मैंने सुना है good notes नोट मेकिंग के लिए अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पढ़ा के देखती हूँ बच्चों को। तो इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ ग्लिच, आई एम वेरी सॉरी, बट यस तुमको PDF बिल्कुल क्लियर मिलेगी, इसमें कोई ग्लिच नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस यू। PDF विल बी ऑल क्लियर, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ग्लिच, आई एम प्रॉमिसिंग, ओके। तो इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ ग्लिच, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, ओके। तो ठीक है, ये 3 चीज़ें करता है हमारी लाइफ में। क्या क्या करता है?
एक तो बनाते हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाता है, ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देता है हम लोग को, और क्या करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन लाइफ। ये तीनों एक्टिविटी करने में हमको पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करता है। अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड के भी कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। चलो, इसके भी कुछ फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स क्या है, चलो इसके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या है। ये क्या बन गया, हाँ अब सही है, इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो इसका जो नंबर 1 फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा वाला फैक्टर है, जो हमारे फूफा जी हमको मतलब क्या बोलते हैं, कभी कभी सजेस्ट करते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज। अरे मैम आप वही बोल रही हो जो बाकी लोग बोलते हैं, कुछ अलग तो बोलो। चलो मैं तुमको और एक देती हूँ, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर, खुली हवा लो, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर खुली हवा लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, खुली हवा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, फिर हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि तू मोमो 6 सालों के लिए छोड़ देगा, इसका मतलब ये है कि तू हफ्ते में एक बार तो मोमो खा ही सकता है, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ, क्या करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ। मतलब आप क्या कहना चाहती हूँ, मैं सिंपली मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे मार्क्स आए ना आए, तुम्हारी एक हेल्दी प्रॉपर टाइमिंग रहनी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, एक हेल्दी प्रॉपर टारगेट रहना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग्स, ओके। ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे दूसरे फैक्टर के लिए। क्या है हमारा दूसरा फैक्टर, हम लोग का दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस। और तेरी, मैंने तो येलो से ही लिख दिया, कोई बात नहीं। स्ट्रेस है हमारा दूसरा फैक्टर। मुझे पता है अभी बहुत लोग स्क्रीन के बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि मैम हमारे दुख के बारे में बात करने वाली है। श्योर, हम तुम्हारे दुख के बारे में बात करने वाले हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ अ फीलिंग ऑफ अपसेट, एनोइंग एंड होपलेस। होपलेस तो मैं हमेशा फील करती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं होपलेस फील करूँ तो मैं तुमको कैसे सिखाऊंगी। एग्जैक्टली, सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट। ये मैं पूरा चीज़ लिखती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट। अपने आप को बुरा फील करना, एनोइंग फील करना और होपलेस फील करना। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके अगर तुम्हें अपसेट फील हो रहा है, अनोइंग फील हो रहा है, होपलेस फील हो रहा है। दैट इज़ नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों को फील हो रहा है। बहुत सारे ऐसे टाइम्स होते हैं जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। दिस इज ऑल्सो टू बी रिटन, देयर आर मैनी मोमेंट्स व्हेन वी डोंट अचीव द गोल। है ना, ड्यू टू होपलेसनेस। कभी कभी हम लोग अपने आप को खो बैठते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस पूरे गलतफहमी का, ये पूरे गलतफहमी का नाम है स्ट्रेस, जिसके लिए आज कितने ना जाने कितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं, है ना। यू नो दिस इज़ हाउ सीरियस दिस इज़। तो फैक्टर्स क्या है स्ट्रेस फ्री रहने का, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ स्टेइंग स्ट्रेस फ्री, ठीक है। अरे बाप रे मैम, इतना बड़ा बात, हाँ इतना बड़ा बात। मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करती हूँ जो स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करता है, ओके। वो फैक्टर्स क्या क्या है, पहला है कि हमें क्या करना है, पहला फैक्टर है कि स्टे पॉजिटिव एंड एनालाइज द रॉन्ग थिंग्स। स्टे पॉजिटिव, एनालाइज मिस्टेक, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि मेंटेन अ अकम्प्लिश शीट, मतलब कि तुम अपने मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड मिस्टेक्स, ओके। अरे यार मैं मिस्टेक का स्पेलिंग गलत रखी हूँ, क्या अवस्था है मेरा। मिस्टेक्स को रिकॉर्ड करो, शर्म मत करो मिस्टेक से, ओके। थर्ड क्या है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो थॉट्स को है ना उनको प्रेजेंट में रखो। कीप द थॉट्स इन प्रेजेंट। अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखो। क्या करो, अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखो। प्रेजेंट टेंस में रहना चाहिए तुम्हारा थॉट पास्ट में नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको लगे कि मैंने इतने दिन क्या किया और मुझे इतना दिन क्या करना चाहिए था और मैं आगे जाकर क्या करने वाली हूँ, मैं इस वक्त में क्या कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कंप्लीट हो गया मैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में भी बात करते हैं, ओके। गोल सेटिंग है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोल सेटिंग का मतलब क्या है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी वांट टू डू टू अचीव इन आवर लाइफ, स्पेसिफिक गोल इन आवर लाइफ। ये बहुत बार तुम लोगों से पूछा गया है ना कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया है बहुत बार। तो व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ है, तुमने लिखा है आई वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इसी को एक भाषा में गोल्स कहते हैं। गोल्स का सिंपल मतलब है व्हाट डू यू वांट टू अचीव। सॉरी वो मेरी मॉम थी, ओके। सो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, ये है सबसे बड़ा गोल सेटिंग है तुम्हारे सक्सेस के लिए। व्हाट इट इम्प्लाइज इज सक्सेस को इम्प्लाई करता है ये, ओके। तो ये सब सक्सेस को इम्प्लाई करता है।
और ये सक्सेस हमें क्या देता है? पर्पस इन लाइफ। पर्पस इन लाइफ, ये सक्सेस हमें क्या देता है? पर्पस इन लाइफ। ओके, समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब स्मार्ट, हाँ ये एक फैक्टर है, यू वोंट बिलीव बट स्मार्टनेस इज अ फैक्टर। द टर्म स्टैंड्स फॉर अ स्पेसिफिक गोल्स एंड गिव्स अस द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और टारगेट। ठीक है, ये क्या देता है हम लोग को? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और टारगेट। आई होप तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है, साइज़ में बड़ी है क्योंकि मैं छोटी नहीं लिख रही हूँ। जनरली आई राइट वेरी स्मॉल इन सैमसंग नोट्स, बट इन गुड नोट्स आई एम राइटिंग अ लिटिल बिग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये क्या है? स्मार्ट का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड टारगेट इन एनी काइंड ऑफ गोल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वर्ड बोला ये इंपॉर्टेंट है, इंप्रेसिव है, इंपॉर्टेंट भी। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और टारगेट इन आवर पर्टिकुलर गोल्स को हम लोग स्मार्टनेस कहते हैं। स्मार्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द टर्म स्टैंड्स फॉर द मेजरेबल। If we do not follow any goals in the measurable terms, then this becomes a difficult access, whether we have achieved or not. ये स्मार्टनेस हम लोगों के लिए तब डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है विदाउट नो गोल्स। जब कोई गोल्स नहीं रहता तब यही टर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, स्मार्टनेस एक ऐसी टर्म है जो गोल्स रहते तो सही है, मतलब ये चीज़ क्या होती है? जब हमारे पास गोल्स है तब ये चीज़ सही है। स्मार्टनेस इज गुड व्हेन यू हैविंग पर्टिकुलर गोल्स, बट इफ नो गोल्स इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू एक्चुअली हैविंग। ठीक है, समझ गए हम लोग? स्मार्टनेस का एक एब्रीविएशन है, स्मार्टनेस का। एस का मतलब क्या है? स्मार्टनेस में एस का मतलब है स्पेसिफिक। एम का मतलब क्या है? मेजरेबल। ई का मतलब क्या है? एक्शन इनिशिएटेड। ओके, आर का मतलब क्या है? रियलिस्टिक। टी का मतलब क्या है? टाइमली। होप तुम्हें नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, और ना इतनी तो प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ये रहा, यहाँ पे तो श्योरली दिख रहा होगा। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शन इनिशिएटेड, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। ये चीज़ क्या होती है? स्मार्टनेस की एब्रीविएशंस होती है। एक एब्रीविएशन को अगर तोड़ के एक्सप्लेन करूँ तो ये होता है कि इसका मतलब स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गोल्स की बात हो रही है, स्पेसिफिक गोल्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि जब तुम अपनी लाइफ में कोई एम्बिशन को स्पेसिफिक कर लेते हो कि यही करना है, यहाँ से नहीं हटना है। मेजरेबल मतलब जिंदगी में जब हिसाब के बारे में तुम एक्सपर्ट हो जाते हो, नहीं वो वाली हिसाब नहीं जिसमें तेल आटा सब्जी वाली हिसाब नहीं बोल रही हूँ मैं। ये हिसाब होता है कि लाइफ में कितने घंटे मुझे वेस्ट करना चाहिए, कितने नहीं वेस्ट करना चाहिए, इसका हिसाब जब हम लोग सीख जाते हैं उस चीज़ को हम लोग मेजरेबल कहते हैं। एक्शन इनिशिएटेड मतलब कि खाली बैठे नहीं रहना है, घर पे काम भी करना है, सारे कामों को कंप्लीट करना है। एट द एंड ऑफ द डे आई शुड नॉट रिग्रेट नहीं करना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रियलिस्टिक, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, रियलिस्टिक सोचना है, रियलिस्टिक बातें करनी है कि अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तब जाके हम लोगों को 650 मिलेगा, वरना हम लोग को 0 मिलेगा। ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक फैक्ट है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि 2 MCQ करेक्ट हो गया इसका मतलब मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइमली हर काम टाइमली करना है। क्या करना है? हर काम बहुत ज़्यादा टाइमली करना है, क्योंकि अगर टाइमली काम नहीं करेगा, टाइम अगर हाथ से भाग जाएगा तो हमारी लाइफ में हमारी जो स्मार्टनेस है, हमारी पर्टिकुलर गोल्स है, सब कुछ हाथ से भाग जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। पर यहाँ पे एक पार्ट है जो जानना ज़रूरी है, ये पार्ट भी सिलेबस के अंदर वाला पार्ट है, एंड इस पार्ट के बारे में शायद सारे टीचर्स ये पार्ट कवर नहीं करते हैं, पर आई विल कवर दिस पार्ट। कॉमन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। कॉमन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? तो इसके ना एक क्लासिफिकेशन है, इसका एक क्लासिफिकेशन है सस्पिशियस, एक है इमोशनल इम्पल्सिव, ठीक है, दूसरा है एंशियस। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज है, अरे यार 3 कैटेगरीज हैं। ओके, इन 3 कैटेगरीज के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा पहला जो डिसऑर्डर है वो है पैरानॉइड। ओके, सेकंड डिसऑर्डर है स्किज़ॉइड। फिर यहाँ पे जो मेरे डिसऑर्डर्स है इसमें पहला वाला मेरा है एंटी सोशल, और आई नो दैट यू आर फेमिलियर विद दिस नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बॉर्डर लाइन। यहाँ पे क्या है 3 नंबर पे? हिस्ट्रॉनिक। और 4 नंबर पे है नरिस्टिक। यहाँ पे मेरे पास 1 नंबर पे है अवॉइडेंट, सेकेंड इज डिपेंडेंट, वेरी फेमिलियर टर्म टू यू ऑल, और 3 नंबर पे है OCA।
तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ कॉमन डिसऑर्डर है जो इंसान के अंदर रहता है। ये डिसऑर्डर्स कुछ खास हेल्दी डिसऑर्डर्स नहीं है, इनसे इंसानों को दूर रहना चाहिए, दूर रहने में ही भलाई है उन इंसानों की। ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है अगर ऐसी डिसऑर्डर्स उनके अंदर पाई जाए तो। ठीक है, तो इन डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं टॉपिक को। ठीक है, जितना कम में हो सके उतने कम में बताएंगे इस टॉपिक के बारे में। ओके, पहला डिसऑर्डर हमारे पास है पैरानॉइड। ठीक है, तो पहला वाला हमारे पास जो भी है वो है पैरानॉइड। पैरानॉइड एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू आ जाता है। क्या आता है? ट्रस्ट इशू। टर्म बहुत फेमिलियर है ना। ट्रस्ट इशू का मतलब है व्हेन यू कांट बिलीव। जब तुम किसी को, किसी चीज़ को या किसी इंसान को बिलीव नहीं कर पाते, वेदर इट्स योर मदर, फादर, फ्रेंड्स, अपने ही दोस्त भी क्यों ना हो जाए, तुम उनको बिलीव नहीं कर पाते, सो इट हैज़ ग्रजेस अगेंस्ट अदर, इट हैज़ ग्रजेस अगेंस्ट अदर। इसमें क्या होता है? ग्रजेस रहता है, किसी के लिए किसी भी टाइप्स का ग्रज रहता है, ग्रज। ओके, ग्रज रहता है इंसानों के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरानॉइड कहते हैं। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग पैरानॉइड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रस्ट इशू होता है। किन किन के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होता है? व्हेन यू कांट बिलीव एनीवन और एनीथिंग। एनीवन में कोई भी आ सकता है, मदर आ सकता है, फादर आ सकता है, फ्रेंड्स आ सकता है, पर्सनल ग्रज रह सकता है, इसको हम लोग पैरानॉइड कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डिजीज़ की ओर बढ़ते हैं, स्किज़ॉइड। स्किज़ॉइड में क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर रेफर्स टू द, क्या रेफर करता है ये? नेचुरल टेंडेंसी टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स वंस इनर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खो जाना, अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैबिंग टेंडेंसी। ठीक है, कहाँ पे? वंस इनर, किसी के इनर सेल्फ के बारे में, इनर सेल्फ, आउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, किसी एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के बाहर जब इनर सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग वाली फीलिंग आ जाती है, तब उसको हम लोग स्किज़ॉइड कहते हैं। ठीक है, इस फेनोमेनन को हम लोग स्किज़ॉइड कहते हैं, जहाँ पे इनर सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी बाहर हम लोग बात करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस लाइन इज़ इंपॉर्टेंट, इनर सेल्फ आउट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके, दिस लाइन इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप ये जो हाईलाइटर मैं मार रही हूँ वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। आई होप इट्स नॉट बॉदरिंग। ओके, आई होप इट विल नॉट बॉदर। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं। फिर क्या था? एंटी सोशल था। क्या हो गया? एंटी सोशल। एंटी सोशल ये बिहेवियर ना बहुत सारे इंसानों में कॉमन पाई जाती है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर कंटेन्स डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल रूल्स। क्या? डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल रूल्स। डिसरिगार्ड्स का दूसरा मतलब है डिसरिस्पेक्ट फॉर सोशल रूल्स। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग कौन होते हैं पता है? दे आर वेरी एग्रेसिव, अब्यूजिव। ठीक है, क्या होता है? अग्रेसिव होते हैं, अब्यूजिव होता है। दे में स्टील, वो लोग स्टील कर सकते हैं। दे में लाई, वो लोग झूठ बोल सकते हैं। एंड दे में लीड टू अल्कोहल और ड्रग्स। यह गलत संगति उनको अल्कोहल एंड ड्रग्स की ओर ले जा सकता है। ये ऐसा टाइप का एक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बायसनेस एट इट्स पीक होती है। ठीक है, बायसनेस क्या होती है? एट इट्स पीक होती है। दे में स्टील, दे में लाई, दे में लीड टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। वो लोग अब्यूसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। वो क्या करते हैं? डिसरिगार्ड्स ऑफ सोशल रूल्स। वो सोशल रूल्स को मानते नहीं हैं, वो उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें वो करते हैं। वो अग्रेसिव होते हैं, अब्यूसिव होते हैं। दे में स्टील, दे में लाई, दे कैन स्टे इन अल्कोहल्स एंड ड्रग्स। ओके, सो एंटी सोशल का मतलब समझ गए हम लोग। सेकेंड केस पे जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड केस है बॉर्डर लाइन। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर लैक्स अ सीम ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक डीमोटिवेशन जैसा बात है। नो, हियर द पर्सन इज डीमोटिवेटेड। जो है वो डीमोटिवेटेड है, वो अपने मतलब ही लैक्स द कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, और क्या क्या लैक करता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये एक ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा इंसान है
जो अपना सेल्फ वर्थ खो बैठता है, उसको विश्वास नहीं है अपने सेल्फ वर्थ पे, अपने कॉन्फिडेंस पे बिलीव नहीं है, सेल्फ वर्थ पे बिलीव नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट पे बिलीव नहीं है, ये इंसान एक डीमोटिवेटेड इंसान है। इसको अपने आप पे कोई बिलीव नहीं है। दिस इज़ अ डीमोटिवेशन। ओके, बॉर्डर लाइन इज़ अ डीमोटिवेशन। ओके, बॉर्डर लाइन इज़ अ डीमोटिवेशन, पर्सन इज़ डीमोटिवेटेड सिंपली। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड जो हमारा है वो है हिस्ट्रोनिक। हिस्ट्रोनिक। ओके, हिस्ट्रोनिक एक ऐसा डिसऑर्डर है, दिस कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ट्राई टू गेट मोर अटेंशन बाय बीइंग ओवर ड्रामेटिक। मतलब समझ रहे हो इन लोगों की प्रॉब्लम, ये ओवर ड्रामेटिक होते हैं ताकि इनको अटेंशन ज़्यादा मिले। दे आर ओवर ड्रामेटिक टू गेट द अटेंशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर। आई डोंट नो, आई फील लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। इतना सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें अगर अपनी गलतियों के लिए भी डांटा जाए तो दे विल क्राई फॉर दैट बिकॉज आई हैव बीन रूड टू देम। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव और दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ हेल्दी थिंग। वी शुड ऑलवेज नॉट हैव अ हिस्ट्रॉनिक बिहेवियर। किसी भी इंसान को हिस्ट्रॉनिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। मोर अटेंशन ग्रैबिंग बिकॉज ऑफ ओवर ड्रामेटिक, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ठीक है, ये ऐसा टाइप्स का एक डिसऑर्डर है, ये हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, आज अगर किसी को ओवर ड्रामेटिक देखा तो बोलना स्टॉप हिस्ट्रॉनिक, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, फिर है नैरिस्टैटिक। क्या है? नैरिस्टिक। ओके, सॉरी मैंने क्या यहाँ पे इसे ये बिठा दिया, नैरिस्टिक। ओके, ये हमारा फोर्थ डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स हैविंग मोर इंपॉर्टेंस देन अदर। दिस टाइप्स ऑफ पीपल टेंड्स टू एग्जैजरेट देयर ओन अचीवमेंट। मतलब ये क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप का डिसऑर्डर होता है जहाँ पे खुद मतलब किसी और से ज़्यादा खुद को इंपॉर्टेंस देना। यहाँ पे क्या होता है? पीपल टेंड्स टू एग्जैजरेट देयर ओन अचीवमेंट, मतलब हेयर टेंड्स टू खुद के अचीवमेंट को बढ़ावा देना। फिट नहीं हुआ। टेंड्स टू एग्जैजरेट द ओन अचीवमेंट मीन्स एक्स्ट्रा सेल्फ लविंग। सिंपली बताओ तो एक्स्ट्रा सेल्फ लविंग होता है ये कैरेक्टर, जो कि ये भी मेरे को नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। बिकॉज दे डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू अदर। दे डोंट गिव इम्पॉर्टेंस टू अदर्स। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। हमने बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लिया। हमारे पास 3 डिसऑर्डर्स बाकी है। आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन वन पेज। ओके, हमारे पास कौन से डिसऑर्डर्स बच गए? एंशियस के डिसऑर्डर्स बच गए। अवॉइडेंट एक बहुत सिंपल चीज़ है जो कि तुम समझ सकते हो शायद, इसके बारे में बताने को तो कुछ है नहीं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कंटेन्स अनअपीलिंग और इन्फीरियर एंड गेट्स कॉन्स्टेंटली फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड। इसमें क्या होता है ना, फियर ऑफ गेटिंग एम्बैरेस्ड, फियर ऑफ गेटिंग एम्बैरेस्ड, एक एम्बैरेस होने का डर रहता है अंदर से। देयर इज ऑल्सो रीजन ऑफ गेटिंग क्रिटिसाइज बाय द अदर। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कंटेन्स अनअपीलिंग और इन्फीरियर। क्या होता है इसमें? अनअपीलिंग एंड इन्फीरियर। और इसमें क्या होता है ना, इंसान को एक डर रहता है कि हमेशा उसको कोई क्रिटिसिज्म कर देगा। क्रिटिसिज्म फीवर होता है ये एक टाइप का। ठीक है, तो अवॉइडेंट का मतलब हम लोग समझ गए। सेकंड क्या है हमारे पास? डिपेंडेंट। इसका मतलब ना समझाने लायक तो मुझे नहीं लगता कुछ है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट? वन हु डिपेंड्स ऑन अनदर। नेवर डज देयर ओन वर्क। नेवर डज देयर ओन वर्क विद टाइम। अपना काम टाइम से नहीं करते ये लोग। एंड इन लोगों के अंदर लेस कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट। तो इनके अंदर क्या होता है? लेस कॉन्फिडेंस होता है। इनके अंदर भारी मात्रा में लेस कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करके बैठे होते हैं, है ना। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। सो वन हु डिपेंड्स ऑन द अनदर नेवर डज देयर ओन टॉक्स विद टाइम एंड लेस कॉन्फिडेंस वाले लोग डिपेंडेंट लोग होते हैं। ओके, OCA. This type of disorder are seen in those people who are very much वायलेंट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये वैसे लोग हैं, OCA वाले लोग थोड़े से अजीब होते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। दे आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट नहीं, डिसिप्लिन। They are extremely disciplined to their rules.
They have a general pattern of excessive concern with perfection, जो कि बहुत रेयर होता है. दिस इज़ अ रेयर केस एंड इट्स अ गुड केस, आई थिंक सो. इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक गुड, आई फील गुड विद दिस. हाँ, एक्सेसिव कंसर्न विद परफेक्शन जो होना थोड़ा सा इंपॉसिबल है, पर इस टाइप्स के लोग ना ट्राई करते हैं एक्सट्रीम डिसिप्लिन रूल्स. ये नहीं होना चाहिए, पर मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि ऐसा जापान में ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है. OCA डिसऑर्डर इज़ मोस्टली इन जापान बिकॉज वहाँ के लोग बहुत परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, स्पेशली द मदर्स हैव बीन टेलिंग दैट अगर वो अपने बच्चे का लंच भी सही से नहीं बनाएंगे तो दे आर नॉट अ परफेक्ट मदर. सो दे हैव बीन ट्रेनिंग फॉर सर्विंग देयर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एट टाइम्स. तो OCA डिसऑर्डर जापान में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, लाइक मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा रहता है. सो दे आर एक्सेसिव कंसर्न विद परफेक्शन एंड अटेंशन टू डिटेल. हाँ, अटेंशन टू डिटेल्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अटेंशन टू डिटेल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग बहुत अटेंशन टू डिटेलिंग के ऊपर जोर लगाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो दीज आर द डिसऑर्डर्स. वी हैव कंप्लीटेड द डिसऑर्डर्स. वेल, सो थैंक यू एवरीवन, क्योंकि सब ने हमारे साथ इतनी देर तक टाइम बिताया, हमारा पूरा लेक्चर ध्यान से सुना. और ये जो PDF है ना, ये मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मेघा चक्रवर्ती बोल के है. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है. डिस्क्रिप्शन, ओ माय गॉड, हाँ ये मार्कर काम नहीं कर रहा है सही से. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है. ज़्यादा टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. द पीपल हु आर फर्स्ट टाइम विजिटिंग माई अकाउंट, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाती रहूँगी. ये जो पूरा नोट्स है, जो पूरा नोट्स तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे डिटेल में मिलने वाला है. ओके, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो था मेरा, तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा हुआ है, तुम्हें अच्छा लगा है या नहीं. हम लोग 3 डेज़ में 3 कवर्स करने वाले हैं. आज मैं देख रही हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैंने सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कवर किया है. यहाँ पे मैं दूसरी वीडियोस लाने वाली हूँ, जो टॉपिक प्रॉमिस किया गया था. उसके बाद हम लोग फाइनल टॉपिक पे आएंगे, विच इज़ SQL. ठीक है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है IT स्टूडेंट्स के लिए. सो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड.